मानव संसाधन पढ़ने वाले हैं, तो आइए शुरू करते हैं। मानव संसाधन। लोग ही एक राष्ट्र के सबसे बड़े संसाधन होते हैं। लोग, है ना, जो लोग रहते हैं। प्रकृति की देन केवल उस समय महत्वपूर्ण होती है जब तक वह लोगों के लिए उपयोगी होती है। ये बोल रहे हैं कि लोग एक ही राष्ट्र के सबसे बड़े संसाधन है ना, मिलजुल कर जो रहते हैं। प्रकृति की देन केवल उस समय महत्वपूर्ण होती है जब लोगों के लिए उपयोगी होती है। लोग अपनी आवश्यकताओं और योग्यताओं से उसे संसाधन में परिवर्तन कर देते हैं। इस प्रकार मानव संसाधन ही अंतिम संसाधन है। अगर आपसे पेपर में पूछ दिया जाए मानव संसाधन कौन सा संसाधन है, तो अंतिम संसाधन है। यहाँ पे दिया गया है, ये यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा। मानव संसाधन क्या है? अंतिम संसाधन है। स्वस्थ, शिक्षित और अभिप्रेरित लोग अपनी आवश्यकता के अनुरूप संसाधनों का विकास करते हैं। स्वस्थ, शिक्षित और अभिप्रेरित लोग, ठीक है, अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप संसाधन का विकास करते हैं। जो हमारी ज़रूरत होती है वो बता रहे हैं। अन्य संसाधनों की भांति मानव संसाधन विश्व में समान रूप से वितरित नहीं है। अपने शैक्षिक स्तर, आयु और लिंग में वे एक दूसरे से भिन्न हैं। उनकी संख्या और लक्षण भी बदलते रहते हैं। जैसे यहाँ पे चित्र में दिखाया गया है, मेरे विद्यालय में 500 बच्चे हैं। यहाँ पे जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, मेरे विद्यालय में 500 बच्चे हैं। मेरे गांव में 1000 लोग हैं। आपके विचार से विश्व में कितने लोग हैं? मेरी कक्षा में 30 बच्चे हैं। विश्व में लगभग 6.6 अरब लोग हैं। 1 अरब में कितने शून्य होते हैं? इस संख्या को आप कैसे लिखेंगे? मैडम है जो सवाल पूछ रही हैं स्टूडेंट लोग से, आप यहाँ पे देख सकते हैं। आइए यहाँ पे पढ़ाई करते हैं अपन। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हम लोग पढ़ाई देखते हैं। क्या आप जानते हैं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PKVY को 2015 में 1 करोड़ भारतीय युवाओं को 2016 से 2020 तक प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। इस योजना का उद्देश्य संभाव्य और मौजूदा रोजगार अजर्क को गुणवत्ता प्रशिक्षण प्रदान करने, रोजगार योग्य कौशल की योग्यता को प्रोत्साहित करना है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PKVY, है ना, यहाँ पे हम बता देते हैं PKVY। ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। और सॉरी, आगे देखते हैं। जनसंख्या का वितरण। भूपृष्ठ पर जिस प्रकार लोग फैले हैं उसे जनसंख्या वितरण का प्रतिरूप कहते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया है, बहुत विश्व में प्रत्येक 100 लोगों में, ये देखो, जनसंख्या वितरण का प्रतिरूप कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछ दिया जाए जनसंख्या वितरण का प्रतिरूप कहते हैं किसे? जिस प्रकार लोग फैले हैं। विश्व की जनसंख्या का 90% से अधिक भाग भूपृष्ठ के लगभग 30% भाग पर निवास करता है। विश्व की जनसंख्या का 90% से अधिक भाग भूपृष्ठ के लगभग 30% भाग पर निवास करते हैं। विश्व में जनसंख्या का वितरण अत्यंत असमान है। कुछ क्षेत्र में बहुत घने बसे हैं और कुछ विरल बसे क्षेत्र हैं। दक्षिण और दक्षिण पूर्वी
एशिया, यूरोप और उत्तर पूर्वी उत्तर अमेरिका घने बसे क्षेत्र है। उच्च अक्षांशीय क्षेत्र उष्णकटिबंधीय मरुस्थल, उच्च पर्वतों और विषुवतीय वनों के क्षेत्रों में बहुत कम लोग रहते हैं। तो यहाँ पे आप लोग स्किप करके वीडियो को पढ़ सकते हैं। दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया, यूरोप और उत्तर पूर्वी उत्तर अमेरिका घने बसे क्षेत्र है, ठीक है। लेकिन उच्च अक्षांशीय क्षेत्र उष्णकटिबंधीय मरुस्थल, उच्च पर्वत और विषुवतीय वनों के क्षेत्र में बहुत कम लोग रहते हैं, ये कह रहे हैं। विषुवत वृत्त के दक्षिण की अपेक्षा विषुवत वृत्त के ऊपर मतलब उत्तर में बहुत अधिक लोग रहते हैं और विश्व की कुल जनसंख्या के लगभग 3/4 लोग महाद्वीपों एशिया और अफ्रीका में रहते हैं। इसमें ये कहा है, जैसे कि यहाँ पे मैं बता देती हूँ, यहाँ पे ये वाली लाइन विषुवत वृत्त के दक्षिण की अपेक्षा विषुवत वृत्त के ऊपर में बहुत अधिक लोग रहते हैं। जैसे ये हमारा भारत है, मैं यहाँ पे बता देती हूँ, मेरे को पेंसिल से बन नहीं रहा है, जैसा भी है ये हमारा भारत, जैसे ये मान लो हमारा भारत है, ये विषुवत रेखा है। दक्षिण की अपेक्षा उत्तर में अधिक जनसंख्या के लोग रहते हैं, ये बोला गया है। इसमें हम ये डायग्राम दिया है, उसमें हम समझ सकते हैं। जैसे येलो कलर का जितने भी देख रहे हैं एशिया में रहते हैं, बहुत ज़्यादा है। ऊपर साइड यूरोप में रहते हैं, ऑरेंज वाले बहुत कम। अफ्रीका में रहते हैं ये पर्पल कलर, ये यूरोप से थोड़ा ज़्यादा ही है। और ब्लू मध्य एवं दक्षिणी अमेरिका में रहते हैं, उत्तर अमेरिका में रहते हैं। और ये ग्रीन कलर जो एक है ओसेनिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और प्रशांत द्वीप समूह में रहते हैं। मतलब बहुत कम कहाँ रहते हैं, ओसेनिया में। तो हम आगे बढ़ते हैं इधर। तो यहाँ पे बताया विश्व की कुल जनसंख्या के लगभग 3/4 लोग तो महाद्वीपों एशिया और अफ्रीका में रहते हैं। 3/4 विश्व के 60% लोग केवल 10 देशों में रहते हैं। इन सभी देशों में 10 करोड़ से अधिक लोग रहते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक चार्ट दे दिया गया है और यहाँ पे एक क्रियाकलाप दिया गया है, आप उसे पढ़ लीजिएगा। देखते हैं जनसंख्या का घनत्व, ये भी पढ़ा करिए, पॉइंट दिया रहता है। भारत की जनसंख्या का औसत घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ये आप नोट्स बना लीजिए। ये भारत की जनसंख्या का औसत घनत्व क्या है, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। आइए हम ये पढ़ते हैं, जनसंख्या का घनत्व। पृथ्वी पृष्ठ के एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या का घनत्व कहते हैं। पृथ्वी पृष्ठ में एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। सामान्य रूप से यह प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्त किया जाता है। संपूर्ण विश्व का औसत जनसंख्या 51 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व दक्षिण मध्य एशिया में है। यहाँ आप याद कर लीजिएगा, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व दक्षिण मध्य एशिया में है, नीचे साइड। इसके पश्चात क्रमशः पूर्वी एशिया एवं दक्षिणी पूर्वी, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, इसमें पूर्वी एशिया और दक्षिणी पूर्वी, ये एशिया में है। आगे देखते हैं, ये 2 बच्चे दिए गए हैं, देखते हैं क्या बोल रहे हैं। जैसे यहाँ पे 2 बच्चे हैं, आपस में बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं जब कक्षा के पूरे 30 विद्यार्थी उपस्थित होते हैं, यह 30 की बात कर रहे हैं, तब हमारी कक्षा बहुत भरी हुई दिखाई देती है। लेकिन
जब यही विद्यार्थी स्कूल के सभा भवन में बैठते हैं तब वह कक्षा खुला और खाली दिखाई पड़ता है। ऐसा क्यों, आप सोचो। क्योंकि सभा भवन का आकार क्षेत्र कक्षा से बड़ा होता है, लेकिन जब स्कूल के सभी विद्यार्थी सभा भवन में आ जाए, पहले तो 30 कहा गया था, अब सभी विद्यार्थी बोल रहे हैं, तब सभा भवन भी भरा हुआ दिखने लगता है। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, यहाँ पे भौगोलिक कारक दिया गया है, स्थलाकृति, और यहाँ पे एक क्रियाकलाप है, देख लेते हैं क्रियाकलाप। चित्र 5.2 को देखें। चित्र 5.2 कहाँ पे है? ये यहाँ पे, ये जो चार्ट है, ये जापान, रूस, ये सब दिया गया है। चित्र 5.2 को देखें एवं पता लगाएं कि इनमें से कितने देश एशिया में हैं। संसार के मानचित्र पर उन्हें विभिन्न रंगों से चिन्हित करें। ठीक है। भौगोलिक कारक देखते हैं। स्थलाकृति, लोग सदैव पर्वत और पठारों की तुलना में मैदानी भागों में ही रहना क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि ये क्षेत्र खेती, विनिर्माण और सेवा क्रियाओं के लिए उपयुक्त होते हैं। गंगा के मैदान विश्व की सबसे अधिक घने बसे क्षेत्र है, जबकि एंडीज, आल्प्स और हिमालय जैसे पर्वत विरल बसे हुए हैं। जलवायु कैसी होती है यहाँ की? जलवायु देख लेते हैं। हमने स्थलाकृत पढ़ लिया है, अब हम जलवायु देख रहे हैं। लोग सामान्य रूप से चरम जलवायु, जो अत्यधिक गर्म अथवा अत्यधिक ठंडी, जैसे सहारा मरुस्थल, रूस के ध्रुवीय प्रदेश, कनाडा और आर्कटिक में रहने से बचते हैं। क्यों? ध्रुवीय प्रदेश बहुत ठंडी रहती है ना। आर्कटिक बर्फ़ों से ढका रहता है। आगे पढ़ते हैं। मृदा देख लेते हैं। मृदा, उपजाऊ मृदाएं कृषि के लिए उपयुक्त भूमि प्रदान करती है। भारत में गंगा और ब्रह्मपुत्र, चीन में वांगी, चोंगजियांग तथा मिस्र में नील नदी के उपजाऊ मैदान घने बसे हुए क्षेत्र हैं। उपजाऊ मृदाएं कृषि के लिए जैसे उपयुक्त भूमि है, जैसे गंगा और ब्रह्मपुत्र है। हमारे भारत में गंगा और ब्रह्मपुत्र है उपजाऊ के लिए। चीन में वांगी, चोंगजियांग है, और मिस्र में नील नदी के उपजाऊ मैदान घने बसे हैं। जल देख लेते हैं। लोग उन क्षेत्रों में रहने को प्राथमिकता देते हैं जहां अलोड़ी जल आसानी से उपलब्ध होता है, जिसमें नमक ना मिला हो। विश्व की नदी घाटियां घने बसे क्षेत्र हैं, जबकि मरुस्थल विरल जनसंख्या वाले हैं। आप लोग भी स्थल में ही रहना ज़्यादा पसंद करेंगे पर्वत की अपेक्षा। नीचे पढ़ लेते हैं हम। खनिज निक्षेपों वाले क्षेत्र अधिक बसे हुए हैं। दक्षिणी अफ्रीका हो गया। दक्षिण अफ्रीका की हीरे की खाने कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में। और मध्य पूर्वी में तेल की खोज ने इस क्षेत्रों में लोगों को रहने के लिए प्रेरित कर दिया। तेल की खोज कहाँ? मध्य पूर्वी में। यह आप लोग देखिएगा और अच्छे से और पढ़िएगा, स्किप करके वीडियो रोककर। आगे देखते हैं। दोस्तों, ये मैं यहीं तक समाप्त करती हूँ। मानो नेक्स्ट वाली वीडियो में सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारक देखेंगे। ये दूसरे वीडियो में बनाऊंगी, वीडियो लंबा हो जा रहा है, तो ये आगे देख लेंगे अपन।